नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम आज मेरे साथ हैं प्रभात कुमार, आरजेडी के नेता। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इन यात्राओं के फलस्वरूप जिस तरह जनउभार उभरा है, उसका भी एक परिदृश्य हमने जहानाबाद में देखा था। प्रभात कुमार जहानाबाद से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं। हम जानेंगे कि ये जो रथ यात्रा हुआ है और अब जो 3 मार्च को आरजेडी की रैली होने वाली है गांधी मैदान में, उसका क्या स्वरूप रहेगा? अन्य कई सवालों पर, इसी बीच जो किसान मूवमेंट चल रहा है, इस पर भी हम कई सवालों पर जानेंगे प्रभात कुमार की क्या राय है। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे हम बात करते हैं। प्रभात जी, आपका समरभूमि में बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रोहित जी। आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। प्रभात जी, आपने देखा है जहानाबाद में जहाँ पर आरजेडी के जो रथ यात्रा था, तेजस्वी यादव निकले थे, उसका क्या जनसैलाब था, जगह जनसमूह था। तो इन जनसमूहों को देखकर और इसका प्रभाव देखकर क्या महसूस करते हैं कि आगामी चुनाव में क्या होने जा रहा है? ये बहुत माने अप्रत्याशित, जैसे हम लोग 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव को फॉलो कर रहे थे। हम लोग पार्टी में चूँकि थे हम, और उनकी कई सभाओं में हम गए थे। तो जो उस समय जो जनसैलाब उभर रहा था, उस समय भी काफ़ी उत्साह था नौजवानों में ख़ास करके। और उनका जो दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये सब का जो नारा था, उससे नौजवानों में एक बहुत ही उत्साह था। और वो उत्साह उनकी सभाओं में देखने को मिलता था। और देख लीजिए कि तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर, माने महागठबंधन कह सकते हैं, लेकिन लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव, और अकेले दम पर उन्होंने आरजेडी के लिए 75 सीटें जीती थी। और महागठबंधन तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार बनाते बनाते रह गई थी। तो ये जो 2020 का जो चुनाव था, वो तेजस्वी यादव को निर्विवाद रूप से एक बिहार के भविष्य के रूप में स्थापित कर चुका था। मतलब 2020 में ही तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य के रूप में अपने को स्थापित कर चुके थे। जनता उनको आत्मसात कर चुकी है 20 से ही। और आगे अभी जो देख रहे हैं उनके जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 2020 के चुनाव में जितनी भीड़ थी, जो लोगों में उत्साह था, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार हम लोग देख रहे हैं। तो आने वाला चुनाव, तरह तरह की बातें थी। मेरे मन में भी थोड़ा ये चल रहा था कि राम मंदिर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। राम मंदिर का मुद्दा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर। लेकिन उनके पीछे जो उत्साहित नौजवानों का जो माने हुजूम जमा हो रहा है उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में, उनके रोड शो में, इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ये राम मंदिर का नारा जो है, ये फुस हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में, और काफ़ी सेटबैक मिलेगा उनको बिहार से। ये सेटबैक मिलेगा, आपका ये असेसमेंट है। मेरा कहना रहेगा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से यात्रा किए हैं, उसका एक प्रतिरूप आपने देखा, बताया आपने। नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर निकल गए हैं, इसका कितना आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? क्या हुआ है इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने हमेशा उनको सम्मान दिया। आज भी जब वो गठबंधन छोड़ करके चले गए, हमारी पार्टी सरकार से बाहर हो गई, फिर भी उनके प्रति हमारे नेता के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं दिखती है। वो हमेशा अभी भी आदर से बात करते हैं उनके प्रति, और बोलते हैं कि वो हमारे आदरणीय थे, रहेंगे, हैं और रहेंगे। और वो हमेशा ये शुभकामना देते रहें कि जहाँ भी रहें वो खुश रहें और हम अपना काम करें। तो ये एक अवसर के रूप में तेजस्वी यादव के लिए, एक जो 2020 में जो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, और पूरी भाजपा 32 हेलीकॉप्टर लेकर के चुनाव प्रचार में उतरी हुई थी, और हमारे नेता सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, वैसी स्थिति में भी उन्होंने जोरदार टक्कर दी थी। तो एक फिर से
जो ऐन चुनाव के वक़्त माने जिस समय की चुनावी बिगुल बजने की तैयारी में थी और नीतीश कुमार ही भाजपा विरोध को लीड करने के लिए अगुवाई करने के लिए आगे बढ़े थे और ऐन चुनाव के समय आकर के उन्होंने पाला बदल लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे नेता के लिए एक बार फिर से एक सुनहरा अवसर है अपने आप को स्थापित कर लेने का, राजनीति में अपनी पहचान, अपनी अलग छाप छोड़ देने का एक मौका मिला है और हमारे नेता भी इस मौका को अच्छी तरह समझ रहे हैं और वो इसका भरपूर लाभ उठाने की तैयारी में है। एक संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार संभवतः भाजपा को छोड़कर चुनाव के पहले फिर से गठबंधन में शामिल होने का हो सकते हैं। लालू यादव ने भी कहा है कि इसे दरवाजे खुले हुए हैं। तो अगर नीतीश कुमार भाजपा में से छोड़ करके फिर से आपको गठबंधन में आते हैं सरकार बनाने के लिए, तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या हो सकता है उसके बाद? देखिए अब तो जो उनकी विश्वसनीयता है, मतलब जो एक उनका चेहरा था, वो बार-बार पाला बदलने से वो चेहरा धूमिल थोड़ा हो रहा है और उनकी विश्वसनीयता तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तक साथ आने और दरवाज़ा खुला रखने की बात है, तो हमारे नेता हमेशा बोलते रहे हैं कि सभी के लिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और सभी के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। कोई भी अगर किसी भी समय हमारे दरवाजे पर आता है, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, तो हर आदमी का स्वागत करना हमारे माने माने राजनीति में ये रहना ही चाहिए कि किसी को भाई जो भी आया उसको आत्मसात करेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने साथ मिला के चलेंगे। तो अब हमको लगता है कि उनके आने हमारे नेता ने इस ऐसे ही सवाल का एक जवाब दिया है कि अब यह फैसला मतलब जी माननीय आदरणीय लालू जी बोले हैं कि दरवाज़ा हमारा कभी किसी के लिए बंद नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पर हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि दरवाज़ा बंद नहीं है, लेकिन अब यह फैसला वो आएँगे तो वो हमारे यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये फैसला हमारी पार्टी करेगी, मतलब हमारी जनता करेगी और हम अकेला फैसला ये करने की स्थिति में नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहिए कि लोकतंत्र की एक परिभाषा को फिर से पुनर्स्थापित किया है कि अब ये हमारी पार्टी तय करेगी कि वो आएँगे, उनको किस दर्जे पर रखा जाएगा और जहाँ तक उनके आने से पार्टी के वोट बैंक बढ़ने-घटने की बात है, तो निश्चित रूप से उनका कुछ वोट जो बैंक बचा है, जो कुछ उनके विश्वसनीय लोग जो अभी बचे हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बहुत हद तक जा चुकी है, तो कुछ न कुछ तो बेनिफिट होगा ही हमारे महागठबंधन को। ये नीतीश कुमार के जो भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा को कितना फ़ायदा मिलेगा नीतीश कुमार का उनके साथ रहने से? हम बताया अभी आपको एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि उनकी अब विश्वसनीयता जो है उनके वर्करों में, उनके वर्कर जो हैं वो भी अब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको जैसे हतोत्साहित फ़ील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे नेता का ये जो क्रियाकलाप है बदलना, पार्टी बदल करके गठबंधन बदल के जाना, तो उनके हताशा है उनके कार्यकर्ताओं में भी और वोटरों में भी हताशा है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ उनका एक वोट का हिस्सा जो है, सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, माने एक वोट बैंक है जो उनके साथ फिर भी जुड़ा रहता है। तो वो अभी है उनके साथ, तो जिधर जाएँगे उधर निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्लस करेंगे। प्लस करेंगे आपका ये कहना है, लेकिन इसी में एक सवाल उठेगा। जब विश्वास मत की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसमें बीमा भारती ने भयंकर आरोप लगाया कि मेरे बेटे और मेरे पति को बाकायदा थाना में बंद कर बंदूक की नोक पर रखा गया, उनके साथ मारपीट किया गया, ताकि हम उसके वोट दे सकें पक्ष में। तो इसी तरह कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इसे हमारे विधायकों को पकड़ लिया है पुलिसों ने, ताकि हम वोट दें इसमें, भाजपा के समर्थन में रहें। तो इस तमाम परिघटनाएं जो हुई है, इसका कितना असर दिखता है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर, उनकी पार्टी पर? इसका क्या असर पड़ेगा पार्टी पर चुनाव में? देखिए, वो जो घटनाएँ हुई ना, तो वो जैसे जो भी विधायक जैसे मिश्री लाल यादव थे, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया। बीमा भारती जी ने आरोप लगाया और भी घटनाएँ हुई थी।
आप बाकी 2 लोगों का, तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ जब नीतीश कुमार का जो माने जिसे अध्यक्ष का जो अविश्वास मत था, सबसे पहले तो माने जो लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उनके प्रति अविश्वास मत जो लाया गया था, सबसे पहले था कि सरकार का फ्लोर टेस्ट उसी में हो जाएगा। अगर अविश्वास मत गिर जाता, तो अवध बिहारी चौधरी फिर से वर्तमान रह जाते, माने अध्यक्ष विधानसभा के, तो असल वहीं पर फ्लोर टेस्ट था सरकार का। तो पूरी ताकत सरकार पक्ष ने लगा दिया था और जो ये खेल खेला गया, वो समझ लीजिए कि ये नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं था उनके, माने पूरी घटनाओं पर, पूरे परिदृश्य पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। और केंद्र की सरकार ने जो हर हथकंडा आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, कि सरकारों को कैसे गिराया जा रहा है, सरकारों को कैसे तोड़ा जा रहा है, पार्टियों को कैसे तोड़ करके अपने अंदर मिलाया जा रहा है। तो ये एक उनके लिए एक चैलेंज था, सरकार बचा लेना। सरकार की को बचा लेना है उनके सामने चैलेंज था और इसमें पूरी तरह से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार संलग्न थी, उनकी पूरी संलिप्तता थी इस पूरे घटनाक्रम में और उन्होंने ही ये सारा खेल खेला, सारा कुचक्र चला। भले नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, लेकिन सारा खेल भाजपा अपने दम पर खेल रही थी। इसका कितना फायदा मिलेगा भाजपा को या और नीतीश कुमार को चुनाव नहीं, में? जनता तो समझ चुकी है ना, जनता इनके पूरे कुकृत्य को देख रही है 10 सालों से और देख चुकी है और देख नहीं रहे हैं अभी कि जैसे एक माने जो मुद्दा जो हमारे नेता ने घोषणा किया था 2020 के चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनी मतलब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये चीज़ें हम लाएंगे और हम पहले कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौकरियों का हम सरकारी नौकरियों की घोषणा करेंगे। तो जब वो डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया और आज करीब 5 लाख लोग माने वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, बहुत सारे लोग बहाल हो चुके हैं। आने वाली भी बहुत सारी वैकेंसियाँ थी जो प्रक्रियाधीन हैं। केंद्र हमारे नेता ने कहा भी है कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.5 लाख वैकेंसियाँ हैं, डॉक्टरों का, नर्सों का और जो माने जैसे क्लर्कियल स्टाफ, चाहे हर तरह के उसमें जो स्टाफ हैं, 1.5 लाख करीब वैकेंसियाँ हैं। वो भी प्रक्रियाधीन थी क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग हमारे माननीय तेजस्वी जी के हाथ में था। तो उन्होंने अब सरकार जो है इनके पास जो माननीय नीतीश जी की सरकार है, भाजपा के साथ जो बनाए हैं, अब ये पीछे नहीं हट सकते हैं। अब ये अगर पीछे हटेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए 17 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और फिर सरकार बदलते कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये मजबूरी में उन वैकेंसियों को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने भी कहा था 15 लाख देंगे नौकरी हम। नहीं, उन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो 19 लाख रोजगार, लेकिन उसके पहले भी क्या कहा था इन्होंने ये भी सोच लीजिए। हमारे माननीय नीतीश जी बोलते रहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, इतना बोल रहा है, ये सब झूठ बोल रहा है, अनर्गल प्रलाप कर रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा इतना लोगों को नौकरी देने के लिए। आज कहाँ से पैसा आ रहा है? आज और भी सरकार बदलने के बाद भी कई वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? अरे जनता का ही सारा पैसा है रोहित जी, सारा टैक्स का पैसा है, सारा जनता जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग एक 3 रुपये का पार्ले जी खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं 12% और 18%। तो सारा पैसा तो जनता का ही है ना। ये लोग कहीं से घर गेहूँ बेच करके ला रहे हैं सरकार चलाने के लिए पैसा। तो जनता का पैसा है, जनता में खर्च करना है और यही चीज़ हमारे तेजस्वी जी कह रहे थे कि भाई पैसा आएगा जब नौकरी पहले हम लोग देंगे। तो इस चीज़ का जो असर जनता समझ रही है कि ये लोग केवल माने बोल सकते हैं, खाली सब्ज-बाग दिखाएँगे। नीतीश जी ने कहा था कि डपोर संघ है ये। हाँ, डपोर संघ ही लोग हैं और जनता ये समझ रही है और ये जो सभाओं में जो भीड़ जो देख रहे हैं, ये उसी समझदारी का नतीजा है। जान रहे हैं लोग कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे और हम तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें तभी हमारे सामने ये रोज़गार, ये दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई, सुनवाई सारी समस्याएँ जो है ये तभी संभव है जब ये तेजस्वी जी की हम सरकार बनाएँगे, मुख्यमंत्री उनको एक बार बनवाएँगे। प्रभात जी मुझे एक चीज़ बताइए, आप इन चीज़ों को बताए हैं, लेकिन आप एक चीज़ जानिए कि आपने पंजाब को देखा है किस तरह से चुनाव हुए हैं और बैलेट पेपर से ही हुए हैं, उसको खराब कर दिया गया है और खराब करके जो है भाजपा को जिताया गया और विपक्षी दूसरी पार्टियों को हराया गया। जिसका अधिक वोट था वो हार गए
तो ये प्रक्रिया बिहार में भी होगी, सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है, पूरा तंत्र जो भाजपा के समर्थन में काम करेगी। तो इन तमाम चीज़ों से आप कैसे निपटेंगे चुनाव में? नहीं, वो जो आप कहानी बताए वो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की बात थी। तो उसमें शायद 35 लोग थे मेंबर जो वोट दिए थे। तो वो उतना हेर-फेर कर देना, उसमें 5-7 लोगों का हेर-फेर करना था। हेर-फेर क्या करना था, उनके बैलेट पर उन्होंने कोई निशान लगा दिया, जिससे कि जिसके आधार पर उनके बैलेट को इनवैलिड घोषित किया जा सके। चूँकि बैलेट पर मुहर या टिक जो लगाना है जिस कैंडिडेट के सामने, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा हुआ होना चाहिए या कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उसको उन्होंने इनवैलिड करने के लिए एक मामूली सा उसमें कुछ क्रॉस कर दिया या कुछ कर दिया। तो वो जब वोट, अगर आज तो खैर बैलेट से वोट हो नहीं रहा है, लेकिन अभी कई जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने चैलेंज किया था चुनाव आयोग को कि ये ईवीएम जो है, इसको प्रीसेट कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो आमादा है कि नहीं, हम बैलेट माने, जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है। तो सरकार को चाहिए कि वो एक बार बैलेट से भी चुनाव करा के देखे कि जनता को एक भरोसा हो जाएगा ना भाई कि हाँ नहीं, बैलेट में पर ईवीएम पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप निराधार साबित हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सही बात है कि जैसे ईवीएम को मैनिपुलेट करके लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं और इसीलिए केंद्र सरकार उसको हटाने को तैयार नहीं है। और जैसे आप देखेंगे कि हाँ, आपने जो सवाल किया कि इसका असर क्या होगा, हम लोग कैसे निपटेंगे? तो सीबीआई, ईडी का तो लगातार प्रहार हो रहा है। अभी देखिए कल मौसम बरसात जिसको कहते हैं, अभी हमारे चुनाव या गांधी मैदान की रैली 3 तारीख को होने वाली है। तो एक विधायक के घर पर ईडी भेज रहे हैं। ठीक है, उनको लैंड फॉर जॉब में लोग वांछित रखे हुए हैं, उनका नाम वांछित लोगों में है। लेकिन ये समय जो था ना, जिस समय ईडी रेड वहाँ करने गया अरुण यादव जी के यहाँ, वो सही समय नहीं है, वो रैली को प्रभावित करने के लिए। उनको डर हो गया है। वो जो भीड़ जो देख रहे हैं तेजस्वी जी की सभाओं में, वो समझ गए हैं कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा इस रैली के लिए। जितने लोग जुटेंगे, गांधी मैदान में तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। तो उसको कैसे ये किया जाए, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्ब किया जाए। असफल किया जाए उस रैली को, इसके लिए ये लोग षड्यंत्र रचना शुरू किए हैं। हो सकता है, देखिएगा चुनाव रैली का और समय नज़दीक आने दीजिए, और भी कई खेल खेला जाएगा, क्योंकि पूरा प्रशासन उनके हाथ में है। बसों को रोका जाएगा, बसों को शहर से दूर कहीं पार्क करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग वहाँ से आने के क्रम में भटक जाएं, ये सब होगा। तो ये भय हो गया इनको। और ये रैली, अगर फिर भी हमारी जनता जो है उनमें इतना उत्साह है कि अगर वो कुछ भी करेंगे, रैली देखिए गांधी मैदान की बहुत सफल होगी। और अगर ये रैली सफल हुई तो एक मैसेज जाएगा, और इन लोगों को ये ईवीएम को चाहे कितना ही मैनिपुलेट कर लें, इतना भारी तादाद में लोग वोट डालेगा इस बार इनके खिलाफ में, कि ये लोग अभी इस बार बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, देख लीजिए। एक सवाल इसमें आमतौर पर उठता है रहा है, हर चुनाव के पहले देखा गया है कि जो आपके समर्थक हैं, उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब रहता है। तो वोट ही कैसे डालेंगे वो? तो इन तमाम समस्याएँ हैं जो चुनाव में उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, ऐसी गवर्नमेंट जो सत्ता में रहना चाहती है, वो विरोधियों का वोट ही गायब कर देती है, वोटर को ही लिस्ट से नाम गायब कर देती है। इस चीज़ को कैसे आप निपटेंगे? नहीं, देखिए इसके लिए है ना, वोटर लिस्ट में जो आप बोल रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को चिन्हित करके गायब किया जाता है। माने हम भी अपने गांव में देखते हैं, कुछ लोगों का नाम कट जाता है, कुछ लोगों का जुड़ता है, नए लोगों का नाम जुड़ जाता है। जो बच्चे वोटिंग एज में आ गए हैं, उनका नाम जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, और बीएलओ को एक ड्यूटी मिलता है। गांव में जो भी बीएलओ डिप्यूट रहता है हर बूथ पर, उनको एक जिम्मेवारी रहती है कि ढूंढ करके
और एक प्रक्रिया है कि जो गाँव में लोग नहीं रहते हैं और रिवीजन जो होते रहता है बीच-बीच में, अगर उनका शायद है कुछ प्रक्रिया जिसके जो पुनरीक्षण में अगर उनका नहीं हो पाया तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की अनुशंसा कर दी जाती है। लेकिन हमको नहीं लगता कि गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, जो वोट देते आ रहे हैं, उनका नाम कटता है, ऐसा हमको नहीं दिखता है। लेकिन उसके लिए भी पार्टी के वर्कर सक्रिय रहते हैं गाँव में। पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर जो हमारे वर्कर हैं, सभी पार्टियों के वर्कर हैं। तो सभी पार्टी के वर्कर अपने जो समझते हैं कि मेरे समर्थक हैं, उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है, उसके लिए वो निर्वाचन जो कार्यालय है, वहाँ प्रयासरत रहते हैं। प्रयासरत रहते हैं। इसी में मेरा कहना एक और चीज़ भी है कि अभी जो चुनाव का ऐन मौका आ रहा है, लोकसभा चुनाव का आने जा रहा है या आने जो भी है, तो इसी दरमियान में जो है किसानों का भी मूवमेंट शुरू हो गया है। आपने देखा होगा खबरों में कि पंजाब के किसानों पर किस तरह से कीलें ठोकी जा रही है सड़कों पर ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। वहाँ पर ड्रोन जिसको खेती के लिए बुलाया गया मँगाया गया था देश में, उस ड्रोन का इस्तेमाल बम गिराने में किया जा रहा है। सेना, पुलिस सबको तैनात कर दिया गया है। लोगों की हत्याएँ की जा रही है। शुभकरण जैसे किसान की जो 21 साल के थे, उनको गोली मार दी गई सर में और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह घटनाएँ घट रही है और इसी क्रम में इससे बौखलाए हुए संयुक्त किसान मोर्चा जिसने कि पिछले 20 में जो मूवमेंट हुआ था 13 महीना उसको लीड किया था। उन्होंने भी पूरे भारत में अनाउंस किया है कि 14 अब मार्च को दिल्ली चलो का आह्वान दिया है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं से आप क्या लगता है कि इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आरजेडी को या फिर अन्य दलों को चुनाव में? जैसे देखिए यहाँ तो किसान आंदोलन बिहार में अगर परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, तो बिहार में किसान आंदोलन तो बहुत कमज़ोर है और यहाँ कोई बड़ा संगठन नहीं है और यहाँ के किसान जो हैं बहुत सक्रिय नहीं हैं किसान आंदोलन में। तो उसका असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैसेज लोगों के दिलों में ये बात चुभ रही है कि एक किसान जो हमारा अन्नदाता है, वो चाहे वो कहीं का रहे, हमारे राज्य के किसान हमें हमारे ही पेट भर रहे हैं और पंजाब के लोग तो वहाँ ज़्यादा उत्पादन है, वहाँ माने जो भी किसान है, वो सही मायने में अन्नदाता वही है। तो उसके माँगों के लिए आंदोलन कर देखिए लोकतंत्र है, यहाँ सभी को आंदोलन करने का, सभी को अपनी माँगें रखने का अधिकार है। तो उनके खिलाफ इतना माने दमनकारी जो कदम उठा रही है सरकार, तो सरकार भी हिली हुई है। माने उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों दमन इतना किया जा रहा है किसानों को। और ये इस बार तो समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के जो दमनकारी कदम होते थे उसको भी इन्होंने फ़ेल कर दिया। बम गिराए गए, बम क्या कहिएगा, वही आंसू गैस के गोला छोड़ा गया उनको ड्रोन से। ये युद्ध काल की बात हो जाती है। अगर आप हवाई जहाज़ से या कहीं से कोई फायरिंग करते हैं, तो वो निहत्थे किसानों पर इस तरह का हमला, ये अंग्रेज़ों के दमन का भी माने को भी पीछे छोड़ रहा है। तो ये फासीवादी, हम इसीलिए इनको फासीवादी कहते हैं कि ये अपने एजेंडे को लागू करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपने जर्मनी का फासीवाद, इटली का फासीवाद देखा होगा, पढ़ा होगा। वहाँ निर्दोष लोगों को सिर्फ़ धार्मिक भेदभाव, क्रांतिकारियों को, जो भी इनके विरोधी थे, जो भी फासीवाद के दक्षिणपंथियों के जो विरोधी लोग थे, उनको बड़ी नृशंसता से इन लोगों ने सफाया किया। और जनता जब इनके प्रति उभार, जब इनके विपरीत विरोध में उभार जब आने लगेगा, वहाँ जो जिस तरह से उनका सफाया हो गया, एक दिन यहाँ भी इन लोगों का सफाया हो जाएगा। और चुनाव में जहाँ तक बात है, तो सारे देश की जनता देख रही है, भले ही वो किसान आंदोलन में वहाँ के किसान सक्रिय हों न हों, लेकिन पूरे देश की जनता देख रही है कि इन्होंने निहत्थे किसानों के प्रति के खिलाफ कैसा मुहिम चलाया है, कैसा दमनात्मक रवैया अपनाया है। तो इनके प्रति एक घृणा की भावना लोगों में पैदा हो रही है और इनको हर जगह से सबक सिखाया जाएगा, देख लीजिए। मेरा एक सवाल रहेगा, जिन किसानों की हत्या मोदी सरकार ने किया है पंजाब के बॉर्डर पर या खट्टर सरकार ने किया है, भाजपा के खट्टर सरकार ने, वो सिख थे और सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, वो बिहार के थे। तो
एक क्या सेंटिमेंटल जुड़ाव दिखता है पंजाब के किसानों के प्रति गुरु गोविंद सिंह की वजह से बिहार के लोगों में? अब ये तो इसमें हमको लगता है ना, पूरे देश के किसान जो हैं, मतलब सिख होना एक अलग बात है, और पंजाब में चूँकि सिखों की आबादी ज़्यादा है, और वो वहाँ किसान जो हैं आंदोलनकारी, जो किसान हैं, उसमें उनमें भी सिखों की तादाद ज़्यादा है। तो उसमें ये संयोग है कि जो मारे गए हैं तो वो सिख हैं। लेकिन एक बात बता दें कि यहाँ धार्मिक भावना को अगर छोड़ दें, माने गुरु गोविंद सिंह की बात अगर न करें, उनके समर्थकों की बात न करें, लेकिन किसान तो किसान ही है ना। वो पूरे देश का किसान, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी अन्नदाता हैं, और सभी के प्रति पूरे देश में लोगों का सम्मान है, लोगों को की सद्भावना जुड़ी रहती है। जो किसान न भी हैं, उनकी भी सद्भावना, सहानुभूति उनके साथ है। तो ये सब मिल कर के, माने सारे लोग जो है, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं, और सभी धर्मों के लोगों के दिलों में किसानों के प्रति सहानुभूति है। किसानों ने एक बहुत ही मतलब स्लोगन दिया है मजबूती से कि भाजपा को सजा दो। चूँकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ते नहीं है वो। तो इसका प्रभाव क्या आरजेडी को मिल सकता है बिहार में, या महागठबंधन को? हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि जो भी अगर सही में किसान हैं, और किसानों के प्रति जो व्यवहार है केंद्र सरकार का, वो क्या माँग रहे हैं? देखिए ना, एमएसपी माँग रहे हैं। ये सबसे प्रमुख माँग उनका एमएसपी है, और एमएसपी ये लोग नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा, पिछले 10 सालों में 26 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने कर्ज माफ़ कर दिया कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट में भी माने 10 बड़े उद्योगपति हैं, उनका करीब-करीब 18 लाख रुपया, आधा 18 लाख करोड़ रुपया है उन लोगों का। 10-20, 10, 12-15 का। बाकी जो है, तो 26 लाख करोड़ कर्ज इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। अब एक नया शब्द ये लोग यूज़ करते हैं, राइट ऑफ कर दिया, मतलब माफ़ नहीं किए हैं, राइट ऑफ करे, बट्टा खाता में डाल दिया, उसकी खोज खबर नहीं लेंगे। किसान अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है, एक पावर टिलर खरीदता है, उसके ऊपर 10,000, 20,000 का कर्ज रहता है, बैंक उनका कुर्की जब्ती करने पहुँच जाती है, हम देखते हैं गाँव में। तो उनके घर पर पहुँच जाता है, उनका बैल खोल कर के ले आएगा, उनका किवाड़ कबाड़ के ले आएगा। तो किसान क्या माँग रहा है भाई? अगर 10,000, अगर हम कह रहे हैं कि पूरे देश के किसानों को, माने के ऊपर जितना कर्ज है, पूरे देश के किसानों के ऊपर जितना कर्ज है, अगर उस सबको एक बार माफ़ कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि 2 लाख कुछ हज़ार करोड़ का एक दिन आंकड़ा आया था कि माफ़ी होगी, तो पूरे देश के सारे किसानों की सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि 26 लाख करोड़ कुछ 100 से भी कम लोग हैं, जिनके 26 लाख करोड़ माफ़ हो गए, रोहित जी, और देश के लाखों किसान हैं। उद्योगपतियों को माफ़ हुए हैं। हाँ, 26 लाख करोड़ हाँ, उद्योगपति के माफ़ हुए, और देश के लाखों किसानों के ऊपर जो कर्ज है, वो 2-2.5 लाख करोड़, 2,69,000 ऐसे करोड़ का है। अगर इसको माफ़ कर देते हैं, तो पूरा देश का किसान खुश हो जाएगा। और हर साल करीब 2 से 3 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स की माफ़ी होती है, समझे कि नहीं? और कॉर्पोरेट टैक्स को माफ़ करते हैं ये लोग, और किसानों का एमएसपी लोग नहीं देते हैं। किसानों के एमएसपी देने पर बता रहे हैं, टोटल 70,000 करोड़ का शायद है खर्चा। अगर एमएसपी लागू करते हैं किसानों की जो मांग है एमएसपी लागू करने का, जितना जिन-जिन अनाजों पर किसानों ने मांग कर रहा है, मतलब मांग कर रहे हैं किसान, उनको अगर दे दिया जाए, तो 70,000 ऐसे कुछ करोड़ का सरकारी आंकड़ा है। सरकार ही कहती है कि इतना करोड़ का लोड हमारे ऊपर पड़ेगा। आप समझ लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स आप 2.5 लाख 3 लाख करोड़ साल का आप माफ़ कर रहे हैं, और किसानों का 72,000 करोड़ आप किसानों को लाभ नहीं देना चाहते हैं। तो ये आपकी मंशा को दर्शाता है। और जो देश जो था, जो संविधान जिस समय बना था, तो उसका जो ढांचा था, वो वेलफेयर स्टेट था, समझे कि नहीं? तो वेलफेयर स्टेट अभी पिछले बार जब सरकार 2019 में बनी थी, तो इन्होंने कहा था, आपके गृह मंत्री उस समय नहीं थे, अमित शाह ने कहा था कि हम वेलफेयर स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं।
तो आप वेलफेयर स्टेट में कहाँ बढ़ रहे हैं? सारा प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल आप कंगाल करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कराने की स्थिति में ला रहे हैं और कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट कर रहे हैं। तो किसानों को उनके माने वाजिब हक से वंचित कर रहे हैं और कॉरपोरेट को आप मदद कर रहे हैं। तो वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये पूंजीवादियों की सरकार बन रही है और पूंजीवाद का संरक्षण ही फांसीवाद का मूल उद्देश्य है। और आप समझ सकते हैं कि फांसीवाद की सरकार आखिर क्यों इन्हें कहा जाता है। अंतिम सवाल आपका रहेगा मेरा आपसे, ये जो 3 मार्च को महारैली कर रहे हैं और तो महागठबंधन की ओर से, तो इस रैली का आप क्या मतलब फल देखते हैं, प्रतिफल देखते हैं आगे चुनाव में? ये 3 मार्च को जो रैली होने वाली है गांधी मैदान में, ये बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए दशा और दिशा निर्देशित करेगी। और देख लीजिएगा, ये रैली बहुत ही माने बड़ी रैली होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और यहीं से इनके पतन का समझिए शुरुआत हो जाएगी इस रैली के दिन से ही। चूँकि यहाँ हमने देखा है अभी जो जितने सभाएँ हो रही हैं तेजस्वी जी की, उसमें सब जेनेरिक लोग माने जो अपने संसाधनों से लोग अपने पैदल जाकर, टेम्पू से जाकर के, कुछ सवारी से जाकर के वहाँ जमा हो रहे हैं लोग। और भाजपा की रैली हम हर बार जब मोदी आते हैं हम देखे हैं, गया में रैली हो रही थी, पिछले 2020 के चुनाव की बात बता रहे हैं। तो 19 में की बात हम बता रहे हैं, गया में रैली हो रही थी और अरवल से बस में लाद करके लोगों को और 500-500 रुपया दे करके लोगों को ले जाया जा रहा था कि वहाँ खाने-पीना सब फ्री रहेगा, बस से हम लोग ले चलेंगे। अरवल में हम लोग चुनाव प्रचार में घूम रहे थे उस समय। तो अरवल से सोचिए कि गया ले जाया जा रहा था पैसा पर, तो वहाँ मोदी जी के रैली में भीड़ दिखाने के लिए। यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ तो लोग खुद से जुट रहे हैं। तो ये इनके आने वाला जो 2024 का चुनाव है, जो लोकसभा का जो चुनाव है इस साल का, उसमें इन लोगों के पतन का समझिए कि शुरुआत है, ये रैली कर देगी और इनकी दशा और दिशा निर्धारित हो जाएगी, तय हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जानकारी दिया दर्शकों को। दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली की भी बधाई जो आने वाली है। आपको भी और आपके माध्यम से जितने हमारे जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के और जितने भी दर्शक हैं आपके, सभी को मेरी शुभकामनाएं और बहुत-बहुत आभार उनका। ये थे आरजेडी के नेता प्रभात कुमार। जहानाबाद क्रांतिकारियों की धरती रही है और वहाँ पर आरजेडी का ये स्वरूप दिखा रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में। इस पर इन्होंने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और इन्होंने बताया कि आगामी 3 मार्च को होने वाला जो जनविश्वास रैली है, महारैली, वह देश को दशा और दिशा देगा और ये पूरी तरीके से सच साबित हो, ये इनका कहना है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें।